गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ 14 पंडिता रमाबाई सरस्वती। पाठ परिचय मैं आपके पिछले कक्षा में करा चुकी हूँ। आज हम पाठ को विस्तार से समझेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन सन 1889 में मुंबई में आयोजित हुआ था। खचाखच भरे हाल में देश भर के नेता एकत्र हुए थे। एक सुंदर युवती अधिवेशन को संबोधित करने के लिए उठी। उसकी आंखों में तेज और उसके कांतिमय चेहरे पर प्रतिभा झलक रही थी। ये सन 1889 का समय है, एक अधिवेशन है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन है और ये मुंबई में आयोजित किया गया है। हॉल काफ़ी देश भर के नेताओं से भरा हुआ है और समझ लीजिए पहली बार कोई युवती उस अधिवेशन में संबोधित करने जा रही है, कुछ कहने जा रही है। हाल में लाउड स्पीकर न थे। हॉल जो था उसमें लाउड स्पीकर नहीं थे। पीछे बैठे हुए लोग उस युवती की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे और जो पीछे के लोग थे वो उस युवती की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे थे। वे आगे बढ़े आ रहे थे उस युवती की जो युवती वो कह रही थी सुनने के लिए। ये देखकर युवती कहती है, भाइयों मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस पर मुझे आश्चर्य नहीं है। ये जो वाक्य है ये पंडिता रमाबाई कहती है कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि शताब्दियों से ऐसा होता चला आ रहा है कि महिलाओं की आवाज़ सुनने की कोशिश की किसी ने भी महिलाओं की आवाज़ सुनने की कोशिश ही नहीं की। क्या आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की कि वो अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाने योग्य बना सके? पंडिता रमाबाई अपने प्रश्न को करती है कि आज आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है और आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, तो इस बात के लिए मुझे ज़रा सा भी हैरानी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि शताब्दियों से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है कि महिलाओं की बातों को न सुना जाता है और न उसे सुनने योग्य बनाया जाता है। प्रतिनिधियों के पास इस प्रश्न का उत्तर न था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये सत्य है कि आज से बहुत साल पहले, शताब्दियों पहले, लगभग 100 शताब्दी में नहीं 100 वर्ष से अधिक से पहले तक ये परंपरा चलती आई कि महिलाओं को 4 दीवारों के अंदर रखा जाए। महिलाएं सिर्फ घर के तक ही सीमित थी। उन्हें घर के बाहर की दुनिया उनके लिए नहीं थी। इस साहसी युवती को अभी और बहुत कुछ कहना था। उसका नाम पंडिता रमाबाई था। वो साहसी महिला कौन थी? वो साहसी महिला थी पंडिता रमाबाई। उन दिन तक स्त्रियों ने कांग्रेस के अधिवेशनों में शायद ही कभी भाग लिया हो। उस समय तक कोई भी महिला कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं ली थी। आप कह सकते हैं कि ये पहली महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन में भाग ली थी। पंडिता रमाबाई के प्रयास से सन 1889 के उन अधिवेशन में 9 महिला प्रतिनिधित्व सम्मिलित हुई थी। यानी ये पंडिता रमाबाई की ही परिश्रम का फल था कि उस अधिवेशन में कुल 9 महिलाएं सम्मिलित हुई थी। वे एक मुख्य प्रतिनिधि नहीं बन सकती थी। मुख्य माने जो सिर्फ देखने के लिए है। पंडिता रमाबाई मुख्य प्रतिनिधि यानी चुपचाप सिर्फ उनको देखते रहने के लिए वो नहीं बनी थी। विधवाओं पर सिर मुंडवाए जाने की प्रथा के विरोध में रखे गए प्रस्ताव पर उन्होंने एक जोरदार भाषण दिया। हमारे समाज में पहले बहुत सारी कुरीतियाँ थी और वो सारी परंपराएं महिलाओं के लिए थी। पहले विधवा होने पर पहले सती प्रथा था
और उसके बाद फिर विधवा में जब विधवा हो जाए तो उनका सिर मुंडवा दिया जाता था। तो ऐसी दकियानुसी परंपराओं को तोड़ने के लिए पंडिता रमाबाई समाज में वो मुखर चेहरा है जो नारी पे होने वाले शोषण का खुलकर विरोध की थी। कह सकते हैं कि जब विधवाओं का मुंडन, सिर मुड़वाने का जो परंपरा था, इस पे उस अधिवेशन में पंडिता रमाबाई ने खुलकर भाषण दिया। आप इस पंडाल में अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए चीख चिल्लाते रहें, तब आप अपने परिवार में वैसी ही स्वतंत्रता महिलाओं को नहीं देते। आप किसी महिला को उसके विधवा होते ही कुरूप और दूसरे पर निर्भर होने के लिए क्यों विवश कर देते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पंडिता रमाबाई ने सबके सामने रखा। उस समय हमारा देश परतंत्र था, स्वतंत्रता के आंदोलन लड़ी जा रही थी और सबके मुख पर एक ही बात थी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। तब पंडिता रमाबाई ने कहा कि आप स्वतंत्रता मांग रहे हैं, लेकिन महिलाओं की स्वतंत्रता कहाँ है? क्या उन्हें स्वतंत्र नहीं होने का अधिकार है? जैसे ही वो विधवा होती है, उसको आप कुरूप बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बाल मुड़वा देना और दूसरे पे निर्भर होने के लिए विवश कर देते हैं। ये कैसी स्वतंत्रता है? क्या महिलाओं को स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं, सिर्फ देश को स्वतंत्रता की आवश्यकता है? ऐसे ऐसे प्रश्न पंडिता रमाबाई ने उस महासभा में रखा कि सुनने वाले के पास कोई जवाब नहीं था। वे सिर्फ मुख दर्शन बनकर रह गए। क्या कोई विदुर भी ऐसा करता है? पंडिता रमाबाई कहती है, अगर कोई विदुर मतलब जिसकी पत्नी मर जाए, विधवा मतलब जिसका पति मर जाए। पंडिता रमाबाई कहती है, क्यों जब कोई विधुर हो जाता है, किसी की पत्नी मर जाती है, तो उसके लिए ये सजा, ये यातनाएं क्यों नहीं जो समाज ने स्त्रियों के लिए चुना है? विधुर के लिए ऐसा कोई भी नियम नहीं है, वो तो अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र है। तब स्त्रियों को वैसी स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पंडिता रमाबाई ने भारत की नारी मुक्ति आंदोलन की नींव डाली है। हम कह सकते हैं कि पंडिता रमाबाई पहली भारतीय नारी थी जिन्होंने नारी मुक्ति का आंदोलन का नींव रखा। रमाबाई घुमा फिरा कर बोलने की अभ्यस्त न थी। वो किसी भी बात को बहुत घुमा फिरा के नहीं कहती, सीधे अपने बात को रखती थी। उसमें अपनी धारणाओं पर डटे रहने की साहस भी था, और वो जो धारणा बना लेती थी, जो निश्चय कर लेती थी, उस निश्चय पे वो डटी रहती थी और उसे पूर्ण करके ही रहती थी। सामाजिक अन्याय का सामना करने का यह साहस उन्हें अपने माता पिता पंडित अनंत शास्त्री डोगरे और लक्ष्मीबाई डोगरे से उत्तराधिकारी में प्राप्त हुआ था। उनके माता पिता के संस्कार थे ये, जो उन्होंने अपने बच्ची पंडिता रमाबाई को दी थी। बेबाक सच कहने का साहस उनके अंदर था। अनंत शास्त्री एक महान विद्वान थे। उनके पिता एक महान विद्वान थे। 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ। उन्होंने समाज में की अवज्ञा करके अपनी पत्नी और 2 पुत्रियों को संस्कृत पढ़ाई। किसने? पंडिता रमाबाई के पिता ने। पहले हमारे समाज में ये परंपरा था कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था। स्त्रियों को पढ़ना कलेश माना जाता था। स्त्रियों का पढ़ना कुसंगति था। स्त्रियों का पढ़ना एक तरह से आप कह सकते हैं विनाश का कारण माना जाता था। और ऐसा कोई बात नहीं है। ये सिर्फ समाज के कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो नारी को अपने अस्तित्व में रखना चाहते थे, उनके द्वारा बनाया गया एक जाल था, एक साजिश था। तो उनके
पिता एक विद्वान थे और उनकी 2 पुत्री थी और उन्होंने पहली बार समाज का विरोध करके अपनी पत्नी और 2 पुत्रियों को शास्त्रों की ज्ञान दी। उनकी धारणा थी कि शास्त्रों में महिलाओं को संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने से रोकना कोई विधान नहीं है। उनके अनुसार कहते ये संस्कृत के लिए स्त्री और पुरुष नहीं, संस्कृत का ज्ञान सबको होना चाहिए। इस धारणा के पक्ष में उन्होंने 300 से अधिक संदर्भ जुटाकर इसे सही सिद्ध किया और वो 300 से अधिक संदर्भ लेके आए, जिसमें ये प्रमाणित था कि पौराणिक ज़माने में भी स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी, वो भी संस्कृत पढ़ती थी। इसी अधिकार से मैं स्त्रियों को भी संस्कृत पढ़ाने का अधिकार रखता हूँ। परंतु रूढ़िवादी विद्वानों ने इसे नहीं माना। लेकिन हमारे समाज के कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने इस मान्यता को नहीं माना। उन्होंने अनंत शास्त्री का सामाजिक बहिष्कार कर दिया और अनंत शास्त्री के द्वारा ये निर्णय लिए जाने पर कि स्त्रियों को भी पढ़ने का हक है, उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। किंतु उन्होंने उनकी तनिक परवाह न की, परंतु उन्हें अनंत शास्त्री को इसका कोई परवाह न था। उन्होंने आंध्र प्रदेश के गंगामूल जंगल में आश्रम बनाया और वो एक जंगल में अपना आश्रम बनाए। उनकी समुचित संपत्ति, उनकी उदारता तथा बड़े दामाद की उच्च श्रृंखला के कारण नष्ट हो गई। उनके पास जो भी संपत्ति था वो उनके बड़े दामाद और उनके अंदर इतनी उदारता थी कि उस उदारता और बड़े दामाद की उच्च श्रृंखला माने उनके मन की उच्च आकांक्षाओं की वजह से वो सारे धन नष्ट हो गए। वे बंजारे जैसे जीवन बिताने लगे और आम लोगों के बीच पुराणों की, श्रीमद् भागवत गीता की, अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते और उनकी व्याख्या करते थे। श्रोता उन्हें जो कुछ भी पैसा अथवा अनाज दे देती थी, उन्हीं से उनके परिवार का गुजर बसर हो जाता था। पंडिता रमाबाई लिखती है कि श्रोताओं में 2/3 संख्या महिलाओं की होती है। आप कहीं भी सत्संग होगा या कहीं भी कुछ धार्मिक पर्व होता है तो वहाँ आप देखेंगे पुरुष से ज़्यादा महिलाएं पहुँच जाती हैं। तो कहते हैं आज हर धार्मिक स्थान पे महिलाओं का स्थान है, महिलाएं वहाँ ज़्यादा पहुँचती हैं। तो क्या महिलाओं को हक नहीं कि वो अपनी संस्कृति और अपने धर्म के बारे में जाने? ये कैसी परंपरा है? महिला किसी भी प्रवचन में खाली हाथ कभी नहीं जाती। कहीं भी प्रवचन होता है, गुरु के द्वार में महिला कुछ न कुछ लेके जाती है, खाली हाथ कभी नहीं जाती। वे देव तथा कीर्तनकार अथवा कथाकार को सदा कुछ न कुछ देती है। पुरुष केवल घंटी बजाते और नमस्कार करते हैं। पुरुषों के अंदर ये प्रवृत्ति नहीं होती कि हाँ कुछ ले दे के जाना है। इस प्रकार इन मंदिरों पे आधा खर्च महिलाओं की उदारता से चलता है। याद रखिएगा, ये मंदिरों में जो दान पुण्य का काम है ये पुरुष से ज़्यादा महिलाएं करती हैं। अगर ये महिलाएं ना रहे तो मंदिर और मंदिर में ये जो चढ़ावे चढ़ता है ये चढ़ना बंद हो जाए। तब भी तथाकथित लोग, विद्वानों का लोग महिलाओं को ज्ञान की साधना में बाधक मानते। बताइए, जिसकी वजह से ये ज्ञान साधना चल रही है उसे ही कहा जा रहा है कि इनको ये अधिकार नहीं, इनको ये हक नहीं। ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। वे महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। कितने कृतज्ञ है ये लोग, ऐसा अन्याय है यह। परिवार 16 वर्ष तक यात्रा करता रहा। यात्रा ने रमाबाई के दृष्टिकोण को व्यापक प्रदान करने में मदद की। उनका परिवार इसी तरह चलता रहा और जितनी भी कथा होती और जो भी परिस्थिति होती, रमाबाई हर परिस्थिति से कुछ न कुछ अपने जीवन में सीख लेती चली गई। वे बचपन से ही अन्याय सहन नहीं कर पाती थी। उनके अंदर बचपन से ही प्रवृत्ति थी कि किसी के प्रति अन्याय हो तो वो खुद खड़ी हो जाती थी। एक दिन उन्होंने 9 वर्ष की एक छोटी सी लड़की को उसके पति के शव के साथ भस्म किए जाने के से बचाने की चेष्टा की। सती प्रथा जिसे हम कहते हैं, पहले हमारे समाज में सती प्रथा चलता था। पति मर जाए तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था पति के साथ।
तो रमाबाई ने 9 साल की लड़की को जिंदा जलने से बचा लिया। 16-17 साल की थी तो उनके माता पिता का निधन हो गया। उनकी माँ के शव को शमशान ले जाने के लिए केवल 3 लोग ही थे और एक इंसान को शमशान ले जाने के लिए कम से कम 4 लोगों की आवश्यकता होती है। ऐसे में रमाबाई आगे आई और रमाबाई अर्थी उठाने वाली प्रथम हिंदू महिला थी। याद रखिएगा, हमारे भारतीय संस्कृति में ये नियम रहा है कि महिलाएं कंधा नहीं देती थी, महिलाएं अर्थी नहीं उठाती थी, लेकिन पंडिता रमाबाई पहली महिला है जिन्होंने इस परंपरा को चालू किया। वो अपने माता पिता के अर्थी को कंधा भी दी और उसे शमशान तक पहुंचाई भी। तब से हमारे समाज में महिलाओं को भी शमशान में जाने की अनुमति हो गई। दक्षिण भारत के साथ अनेक दुखद स्मृतियां जुड़ी होने के कारण रमाबाई और उनके भाई श्रीनिवास ने उत्तर भारत में जाने का निर्णय लिया। दक्षिण भारत से उनके बहुत सारी दुखद यादें जुड़ी थी, जिसे वो तंग आकर के फिर वो उत्तर भारत की तरफ जाने का निश्चय कर लिया। यात्रा के दौरान वो हरि कथा और पुराणों की पाठ करते। लोग उन दोनों की विशेषतः कर रमाबाई की जो संस्कृत के ग्रंथों की मधुर और साफ आवाज़ में पाठ करती थी, बहुत प्रशंसा करते थे। यानी आप कह सकते हैं कि पंडिता रमाबाई जब किसी पुराणों की पाठ करती तो उनका बहुत सराहा जाता था उन्हें। अंततः वे कोलकाता जा पहुँचे और अंत में वो इस तरह से कोलकाता पहुँचे। उस समय कोलकाता में ऐसे विद्वान नेता थे जो स्त्री पुरुष समानता में विश्वास करते थे। कुछ अच्छे लोगों से भी हमारा समाज भरा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं कहीं रोशनी भी है। तो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी थे जो स्त्री पुरुष को समान दृष्टि से देखते थे। विदुषी तथा कुशल वक्ता रमाबाई की कथाओं में विद्वान सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी तथा यूरोपीय अफसर सम्मिलित होने लगे और स्टेटमेंट जैसे अनेक प्रतिष्ठित अखबारों में उनके भाषण प्रकाशित होने लगे। कोलकाता के सीनेट हॉल में भाषण के उपरांत उन्हें पंडिता तथा सरस्वती की उपाधियां दी गई। तब से लोग उन्हें पंडिता रमाबाई कहने लगे। अब देखिए, श्रीनिवास रोग से उबर न पाए और 8 मई सन 1880 में उनका देहांत हो गया। अब रमाबाई एकदम अकेली पड़ गई। श्रीनिवास उनके भाई थे। अब उनके माता पिता, बहन की पहले ही शादी हो गई थी और भाई और बहन थी, और उसके बाद माता पिता के देहांत के बाद भाई भी साथ छोड़ दिए। अब पंडिता रमाबाई बिल्कुल अकेली हो गई। वे सिलहट से मेरठ गई और वहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती से मिली। वे शीघ्र ही कोलकाता लौट गई, जहाँ उन्होंने निम्न जाति के विद्वान बिपिन बिहारी से विवाह किया और कुछ समय बाद उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम मनोरमा रखा गया। इसी बीच सिलहट के ईसाई मिशनरी ईसा एक एलन प्राय इनके घर पर आते और ईसाई धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा करते। रमाबाई ईसाई धर्म से बहुत प्रभावित हुई थी। सन 1882 में बिपिन बिहारी के हैजे से देहांत हो गया। अब रमाबाई ने पुणे जाने का निश्चय किया।
पुणे में रमाबाई का आत्मविश्वास शिखर पर था। उनमें इतना साहस था कि वे हिंदू समाज के पाखंड की ओर खुलकर संकेत करती थी। 1882 में उन्होंने नारी शिक्षा के बारे में अपने विचार हंटर आयोग के समक्ष रखे और जब हंटर आयोग के समक्ष ये विचार रखा गया तो वहाँ इस पे विशेष चर्चा की गई और उसके बाद रमाबाई चिकित्सक और पराचिकित्सक के रूप में स्त्रियों का प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसे हम लोग नर्सिंग कहते हैं। तो वहाँ रमाबाई ने ये बताया कि चिकित्सक और पराचिकित्सक के रूप में महिलाओं का कार्य करना बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा और इस पर विचार किया गया। रमाबाई ने अंग्रेजी सीखनी शुरू कर दी और 17 मई सन 1883 को वो लंदन गई। लंदन में रमाबाई ने महिलाओं के लिए बनाए गए महिला उद्यान गृहों को देखा तो उन्होंने निश्चय किया कि भारत में विधवाओं की दुर्दशा को दूर करने के लिए वे उद्धार गृहों का निर्माण करवाएगी। जब वो लंदन गई तो वहाँ पे महिलाओं की काफ़ी आप कह सकते हैं कि महिलाएं बहुत आत्मनिर्भर थी। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे छोटे संस्थान खोले गए थे जहाँ पे उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था और वो आत्मनिर्भर बन रही थी। ऐसा देख करके पंडिता रमाबाई के मन में ये भाव आया कि मैं भी भारत जा कर के अपने विधवा महिलाओं के लिए ऐसा ही कुछ करने का निश्चय करती हूँ। और जब वो अमेरिका, उसके बाद फिर अमेरिका के लोगों ने रमाबाई के भाषणों से प्रभावित होकर बोस्टन में पंडिता रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना की। अमेरिका लोग भी जब रमाबाई के भाषण को सुने तो वो काफ़ी इससे प्रभावित हुए और पंडिता रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने रमाबाई द्वारा खोले जाने वाले विधवा आश्रम के लिए धन का संग्रह किया। शारदा भवन रमाबाई के प्रयासों का परिणाम था। रमाबाई शारदा सदन की महिलाओं से में आत्मविश्वास तथा स्वतंत्रता की भावना भरना चाहती थी। अतः सदन की ओर से उन्हें दी जाने वाली 3 रुपये प्रति व्यक्ति की छात्रवृत्ति के साथ कसीदाकारी, सिलाई, पढ़ाईगिरी, कुम्हारी, बागवानी और टोकरी बुनने की कलाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। रमाबाई सार्वजनिक सभाओं में मदिरापान, जुआखोरी तथा परिवारों को नष्ट करने वाले अनेक कुरीतियों के विरुद्ध बोलती थी। कह सकते हैं कि रमाबाई एक ऐसी महिला थी जो समाज में अपने उनका ये ध्येय रहा कि स्त्रियों का जो सम्मान है, अधिकार है, वो उन्हें पूरी तरह से मिलना चाहिए और समाज में होने वाली बुराइयों का वो खुलकर विरोध करती थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज के आरोपों के आगे उनके घुटने नहीं टेके। ये ब्राह्मण समाज जो हमारे समाज में अनगिनत बेड़ियां जो महिलाओं के चारों तरफ बांध के रखा था, पंडिता रमाबाई ने एक एक कर उस बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया और बहुत हद तक वो सफल भी रही। पंडिता रमाबाई खुद भी एक पंडित परिवार से थी, तो उन्होंने एक एक करके सारी बेड़ियों को तोड़ना शुरू किया और वो इस ब्राह्मण समाज के आगे घुटना नहीं टेका। पुणे में प्लेग ग्रस्त परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए सराहनीय कार्य किया। जब पुणे में रूढ़िवादी समाज ने शारदा सदन को बंद करने का भरसक प्रयास किया, लोगों के अंदर ये हीन भावना आ गई कि पंडिता रमाबाई बहुत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसके पौरुष से लोगों को बहुत प्रभावित किया रहा है। तो उन्होंने शारदा भवन को तोड़ने का निश्चय कर लिया। शारदा भवन में कोई भी ऋण तक देने को तैयार न था। अब
शारदा भवन के लिए कोई कर्ज देने को तैयार नहीं था। पंडिता रमाबाई विषाद छा गया। अब उनके अंदर बहुत ऋण भी नहीं मिल रहा था। इतने सारे लोगों को लेकर, विधवाओं को लेकर संस्था को चलाना बहुत दुभर हो रहा था। उसी समय अमेरिका से सहायता आ गई। जिस समय उन्हें धन की बहुत आवश्यकता थी, उसी समय अमेरिका से पंडिता रमाबाई एसोसिएशन नाम का जो ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट से उन्हें बहुत सारा धन आ गया। शीघ्र ही शारदा सदन कैंट गांव में 15 एकड़ भूमि का एक स्वावलंबी संस्था के रूप में खड़ा हो गया। और वो जो शारदा सदन था, वो 15 एकड़ जमीन लेकर के पंडिता रमाबाई ने उसे स्वावलंबी एक संस्था बना दिया। उस पर पक्के मकान, कृषि का फार्म, फलों का उद्यान और हर करधा इकाई आदि स्थापित हो गए। स्त्री अधिकारों की प्रवक्ता का देहांत सन 1922 ईस्वी में हुआ। पंडिता रमाबाई भारतीय स्त्रीत्व की सच्ची आत्मा का प्रतीक थी। कह सकते हैं कि पंडिता रमाबाई भारतीय संस्कृति और उसमें महिलाओं की स्थिति के लिए, उसके सुधार के लिए उन्होंने जो भी किया वो आज भी सराहनीय है। और कह सकते कि उन्हीं की इस शुरुआती दौर की वजह से आज हमारे समाज में आप देख सकते हैं कि स्त्री पुरुष एक समान का नारा लगा हुआ है और महिलाएं भी शिक्षा के क्षेत्र में कहां से कहां तक पहुंच गई है। तो पंडिता रमाबाई के इस पाठ के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि हमारे समाज में स्त्री हो या पुरुष, दोनों का समान अधिकार है और स्त्रियों को भी पूरा अधिकार है कि वो पूरे मान सम्मान के साथ अपने समाज में अपनी गरिमा को बनाए रख सकते हैं। रखने का पूरा अधिकार उनके पास है। धन्यवाद बच्चों।